नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इंडिया ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और आज का हमारे टॉपिक का जो नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार की व भारत सरकार की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार की भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन हो चुके हैं जारी। तो साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का ये टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो साथियों, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। एग्जाम्स में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वह प्रायद्वीपीय पठार। संसार का प्राचीनतम पठार है प्रायद्वीपीय पठार। आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है साथियों, ये गोंडवाना लैंड है उसका अवशेष माना जाता है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लंबाई की यदि हम बात करें तो उत्तर दक्षिण से इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर हो जाती है साथियों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है या चौड़ाई जिसे कह सकते हैं 1400 किलोमीटर है। प्राचीनतम भूखंड है साथियों। औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। ढाल की यदि हम बात करें तो इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसे पठारों का पठार कहा जाता है। यहाँ प्लेट विवर्तन की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। भूगर्भिक जो हलचलें हैं वह यहाँ पर कम देखने को मिलती है, जैसे भूकंपीय है, ज्वालामुखी घटनाएं हैं आदि यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट साथियों, खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं प्राप्त होते हैं। विवर्तनिक दृष्टि से शांत है, यहाँ पर किसी प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है या फिर भूकंप जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिल रही है। आकृति की यदि हम बात करें तो इसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार, अनियमित त्रिभुज का आकार में ये फैला हुआ है। इसका जो शीर्ष है वह दक्षिण की ओर तथा आधार उत्तर की ओर। साथियों, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष माना जो सिर है, हेड है, वह तो है उत्तर की ओर। इसका जो शीर्ष है वह तो है दक्षिण की ओर। इसका जो शीर्ष है ये देखिए, शीर्ष ये तो दक्षिण की ओर है और इसका जो आधार है ये उत्तर की ओर है। यह एक उल्टे त्रिभुज की तरह अरावली एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। ये उल्टा जो त्रिभुज होता है, उल्टे त्रिभुज की तरह साथियों, जो उल्टा त्रिभुज है उसके आकार में इस प्रकार से उल्टा त्रिभुज जैसे बनता है, तो उल्टे त्रिभुज के आकार में अरावली एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, फैला हुआ है। यह पठार उत्तर में अरावली, कैमूर, राजमहल तथा मेघालय में स्थित पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, परंतु दोनों भागों के मध्य हिमालय नदियों के द्वारा निक्षेप जमा करने के कारण ये दोनों भाग अलग हो गए हैं। विद्वानों के अनुसार मेघालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भ्रंश का निर्माण हो गया है। इस अवतलित भाग को मालदा गैप या राजमहल गैप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो राजमहल गैप या मालदा गैप क्या है, तो साथियों मेघालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जो भ्रंश का निर्माण हो जाने से इस अवतलित भाग को मालदा गैप या राजमहल गैप कहा जाता है। गारो गैप,
इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान दशाव की प्रक्रिया के कारण से हुई है। जो इसकी उत्पत्ति है गारो गेप की, मालदा गेप या राजमहल जो गेप है, इसकी जो उत्पत्ति है साथियों प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान, जो प्रायद्वीपीय भारत था संचलन कर रहा था, गति कर रहा था, उस समय दशाव की नीचे धंसने से इसका निर्माण हुआ। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गेप कहा जाता है। भारत के पठार का पश्चिमी भाग जो अति तीव्र ढाल वाला है, संभवतः अफ्रीकी प्लेट से भारतीय प्लेट के अलग होने के कारण भ्रंश कगार के रूप में स्थित है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नीचा है और यह पूर्व की ओर सीढ़ीदार झुकाव के माध्यम से झुका हुआ है, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। देख पा रहे हो सर चित्र में, देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की 1400 किलोमीटर जो प्रायद्वीपीय पठार है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला साथियों प्राचीनतम वलित अवशिष्ट घर्षित पर्वत है। प्राचीनतम मोड़दार या वलित पर्वत इसे कहा जा सकता है। भारत में भी यह सबसे प्राचीन है। लंबाई की यदि बात करें तो अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर। तुलना इसके अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है साथियों। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करें तो गुरु शिखर 1722 मीटर जो सिरोही के अंदर है, यह सर्वोच्च इसकी चोटी है। राजस्थान में महान जल विभाजक का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। लूनी, चंबल, बनास, माही यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। विंध्याचल पर्वतमाला प्राचीनतम मोड़दार एवं घर्षित पर्वत है। विंध्याचल विस्तार इसका पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में सासाराम बिहार तक फैला हुआ विंध्याचल पर्वतमाला है। गुजरात से बिहार के मध्य फैला हुआ है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में निम्न नामों से पुकारा जाता है। एमपी में इसे भारनेर कहा जाता है, एमपी में इसे कैमूर कहा जाता है तथा पारसनाथ कहा जाता है। दक्षिणी इसका ढाल है तीव्र तथा खड़ा है। इसका दक्षिणी जो ढाल है तीव्र है, खड़ा ढाल है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये फैक्ट। प्रायद्वीपीय भारत को शेष भारत से पृथक करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको शेष भारत से पृथक करने का कार्य कर रही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, जल विभाजक का काम करती है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सद्भावना कालनूर या गुडविल चोटी। सद्भावना चोटी, गुडविल इट मीन्स सद्भावना। कालनूर चोटी 752 मीटर ऊंची है। गंगा नदी तंत्र एवं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बीच में स्थित चोटी है। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुडविल या सद्भावना या कालनूर। ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर। गंगा नदी तंत्र एवं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बीच में स्थित चोटी है। धात्विक खनिज कम, लेकिन बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर के कारण इसका आर्थिक महत्व अधिक है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सेल जैसी अवसादी चट्टानों द्वारा हुआ है। जो ये पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के द्वारा हुआ है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। जो चूना पत्थर है उसे सीमेंट उद्योग में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए भारत के सीमेंट उद्योग के कारखानों की स्थापना विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सहारे की गई है। तो दोस्तों देख पा रहे हो चित्र में, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश, भांडेर या भारनेर मध्य प्रदेश, कैमूर की पहाड़ी बिहार, कालनूर या सद्भावना विंध्याचल की सर्वोच्च ऊंची चोटी है 752 मीटर। इधर देखिए साथियों, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में, और यहाँ पर जो मेकाल की पहाड़ी है
यहाँ पर देखिए अमरकंटक पर्वत की चोटी, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में फैला हुआ मैकाल की पहाड़ियाँ। यहाँ से साथियों तो सोन नदी प्रवाहित हो रही है उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, तो विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है साथियों। धूपगढ़ क्या है? सर्वोच्च चोटी है किसकी? सतपुड़ा की। नेक्स्ट है बैतुल पठार, तो बैतुल पठार से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है कौन? बैतुल का पठार। नेक्स्ट साथियों सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। यह पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व में सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल श्रेणी के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यह पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के पूर्व में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तो नर्मदा व ताप्ती। इन दोनों नदियों के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। किसके मध्य है? दोनों नदियों के मध्य, ताप्ती व नर्मदा के मध्य। विस्तार देखिए गिर गुजरात, सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक की बात करें, सर्वोच्च चोटी की बात करें तो धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। महादेव पहाड़ी पर यह स्थित है। पचमढ़ी क्या है? एक हिल स्टेशन है जो इसके समीप स्थित है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों पर स्थित अन्य चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी को मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स व मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी है साथियों मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स व मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक के समीप से नर्मदा व सोन नदियां निकलती हैं। यहीं पर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जबकि विंध्याचल एक कगार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सेकंड है सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो जबकि विंध्याचल क्या है? कगार है। ताप्ती के दक्षिण में हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता की पहाड़ियां हैं। केवल एक ही राज्य में स्थित पर्वत श्रेणियां। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। एक ही राज्य में स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? तो सतमाला महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, बालाघाट महाराष्ट्र में, अजंता महाराष्ट्र में, बरड़ा हिल्स गुजरात में, गिरनार हिल्स गुजरात में, गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में। अब देख लेते साथियों पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। विस्तार इसका ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है साथियों। विस्तार राज्यों की दृष्टि से देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट आता है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में सह्याद्री। हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत तंत्र या पर्वतमाला है 1600 किलोमीटर लंबाई में सह्याद्री पर्वत या कहा जा सकता है पश्चिमी घाट। लंबाई 1600 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है साथियों। यह वास्तविक पर्वत न होकर के एक भ्रंश कगार है, फॉल्ट स्क्रैप खंड पर्वत है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है तथा पूर्वी ढाल मंद या सीढ़ीनुमा है। पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए जलप्रपातों का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं, जबकि पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां
मंद गति से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता अधिक होने से ये हॉट स्पॉट में शामिल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है भारत का। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर का भाग उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। सह्याद्री को दो भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटता है। इसका उत्तर का भाग उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण का भाग है दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करें, खड़े ढाल वाले पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पवन सम्मुख होने से उच्च वर्षा प्राप्त करता है, जबकि इसका पूर्वी ढाल पवन विमुखी होने के कारण से वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तो क्या है, पवन सम्मुख होने से उच्च वर्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि इसका जो पूर्वी ढाल है साथियों, यहाँ पर वर्षा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये पवन विमुखी ढाल है, इस कारण से यहाँ वर्षा कम हो रही है, यहाँ वर्षा अधिक हो रही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री यह भाग तापी नदी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा में है। उत्तरी सह्याद्री का उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, कौन सी बाई? कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है साथियों, महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कलसूबाई जो चोटी है वहाँ से होता है। इसकी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महाबलेश्वर है, 1438 मीटर, जो महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर में राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। उत्तरी सह्याद्री की अन्य प्रमुख चोटियों में हरिश्चंद्र की चोटी आती है साथियों। उत्तरी सह्याद्री में स्थित प्रमुख दर्रों की यदि हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में थाल घाट, बोहर घाट, बाल घाट दर्रे आते हैं उत्तरी सह्याद्री में। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये घाटों से संबंधित हैं। थाल घाट मुंबई व नासिक के मध्य, मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, NH3 यहाँ से गुजरता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, NH4 यहाँ से गुजरती है। बाल घाट मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है, कह सकते हैं मुंबई दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन जरूर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। मध्य सह्याद्री यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसका विस्तार गोवा तथा कर्नाटक में है। मध्य सह्याद्री का, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कौन सा मुख है? कुद्रेमुख है, 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है, कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का मुख। कुद्रेमुख में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है कुद्रेमुख लौह अयस्क। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। कौन से बाबा? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। कर्नाटक में लौह अयस्क के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा कुद्रेमुख, दोनों ही लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, कहवा कह सकते हैं कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। जो कॉफ़ी पी जाती है कहवा, उसे हिंदी में कहते हैं, कॉफ़ी अंग्रेजी में कहते हैं। इसके उत्पादन के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक प्रसिद्ध हैं। सेकेंड हाईएस्ट पीक है इसकी साथियों, किसकी? मध्य सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो नंबर 2 पर है पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी, 1714 मीटर, कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम पुष्पगिरी की चोटी से होता है। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी की पहाड़ियों तथा कन्याकुमारी के बीच स्थित है। इस भाग में 3 प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर नीलगिरी, अन्नामलाई तथा इलायची की पहाड़ियां शामिल हैं। देख सकते हो चित्र में साथियों, पश्चिमी घाट नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, इलायची इसकी हाईएस्ट पीक अगस्त्य मलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी,
पालने की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है कोडाई कनाल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पूरा जो है। नेक्स्ट साथियों इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में फैली हुई हैं। चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु डोडा बेटा 2637 मीटर, डोडा बेटा है जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर उदगमंडलम या ऊटी दर्शनीय स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पाई जाती है वहाँ पर वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। जैव विविधता अधिक पाई जाती है। साइलेंट वैली शांत घाटी या मूक घाटी पाई जाती है केरल में। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है साइलेंट वैली शांत घाटी या मूक घाटी के लिए जो केरल में है। साइलेंट वैली क्या है, तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है यह एक खंड पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती है, कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लॉक पर्वत हैं। सॉरी, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत गांठ या भौगोलिक ग्रंथि। तो साथियों पर्वत गांठ या भौगोलिक ग्रंथि किसे कहते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ रही हो उसे पर्वत गांठ कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का काम करती हैं। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में स्थापित किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल सर्वप्रथम नीलगिरी 2001 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वनों को सोलास वन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, सोलास वन साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो सदाबहार वन है उसने सोलास वन कहा जाता है। इसका विस्तार सर्वाधिक तमिलनाडु में, देन आफ्टर केरल में और कर्नाटक में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है भैंस पालन। जो टोडा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, इनका अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो काम है वह भैंस पालन। जो टोडा जनजाति है भैंस पालने का काम करती है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी है जिसे उदगमंडलम कहा जाता है। पहाड़ियों पर चाय की रोपण कृषि की जाती है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा 2637 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा 2637 मीटर, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा साथियों नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु में कोच्चि से कोयम्बटूर के मध्य स्थित है, कह सकते हैं कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। NH 47 यहाँ से गुजरता है। सर्वाधिक चौड़ा दर्रा 24 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक चौड़ा दर्रा कौन सा है, तो पालघाट सर्वाधिक चौड़ा दर्रा है। दक्षिण भारत का पालघाट सर्वाधिक चौड़ा दर्रा है, याद रखना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पालघाट सर्वाधिक चौड़ा दर्रा 24 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, हाथी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई। अन्नामलाई हाथी पहाड़ियाँ एक ही चीज़ है कि अन्नामलाई हाथियों को कहा जाता है या हाथी पाए जाने के कारण से इसे अन्नामलाई भी कहा जाता है, हाथी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। विस्तार की यदि हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु में हाथी पहाड़ियाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अन्नाईमुडी 2695 मीटर इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, केरल में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार है। सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी या अन्नाईमुदी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाथियों की पहाड़ी इसे कहा जाता है। इन पहाड़ियों में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जिसे टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अन्नाईमुडी के समीप 3 पहाड़ियां आपस में आकर के मिलती है। अन्नाईमुडी के दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां स्थित हैं।
तो साथियों इम्पोर्टेंट बन जाता है ये भी। अन्नाईमुडी के समीप 3 पहाड़ियाँ आपस में आकर से मिलती हैं, जिसमें है इलायची, अन्नाईमलाई तथा पालनी की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, भारत में जो दक्षिणतम सबसे दक्षिण की ओर जो पहाड़ियाँ फैली हुई है उन्हें इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगस्त्यमलाई यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जो केरल में स्थित है। ताम्रपर्णी नदी यहाँ से उद्गम होता है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी नदी। यहाँ पर पापनासम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। ताम्रपर्णी नदी पर बनाई गई है पापनासम परियोजना तमिलनाडु में। बात करें नीलगिरी के दक्षिण में 3 पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, इलायची व पालनी की पहाड़ियां। विस्तार इसका केरल व तमिलनाडु में पाया जाता है। मसाले की खेती के लिए विख्यात है, मुख्यतः यहाँ इलायची की खेती होती है, इसलिए इसे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। विस्तार केरल व तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियों का। सर्वोच्च ऊंची चोटी है साथियों अगस्त्यमलाई, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगस्त्यमलाई केरल में है। यह जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र है। कुमारी अंतरीप से 20 किलोमीटर उत्तर में पश्चिमी घाट समाप्त हो जाता है। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। NH 49 यहाँ से गुजरता है। इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है सेनकोटा दर्रा, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। पालनी की पहाड़ियाँ, तो साथियों पालनी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो पालनी की जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है यहाँ का। सर्वाधिक ऊंची चोटी 2133 मीटर इसकी ऊंचाई है कोडाई कनाल की। तो पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल यहाँ का हिल स्टेशन है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करें तो यहाँ से रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। सभी का एक साथ अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए साथियों, ये देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। NH 3 यहाँ से गुजरता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। NH 4 यहाँ से गुजरता है। पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। NH 47 यहाँ से गुजरता है। सबसे अधिक चौड़ा दर्रा है ये पाल घाट दर्रा। सेनकोटा या सिनगेप तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। NH 49 यहाँ से गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये जितने फैक्ट है दर्रों वाले। नेक्स्ट साथियों पूर्वी घाट। पूर्वी घाट महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। यह सतत न होकर के असतत रूप से, अनियमित रूप से कटे फटे रूप में पाई जाती है। कटापठा व अपरदित घाट नदियों द्वारा यह कटापठा है। पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। उत्तर में अधिक चौड़ा व दक्षिण में कम चौड़ा है। औसत ऊंचाई 900 मीटर पाई जाती है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। महानदी से गोदावरी तक सतत है तथा उसके बाद ये वलित, ये पर्वत नदियों द्वारा अपरदित हो जाता है। महानदी से गोदावरी तक तो ये क्या सतत है, नियमित है। उसके बाद में ये पर्वत नदियों द्वारा अपरदित हो जाता है, कटा फटा है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करें तो अरायोकोंडा, जिंदागड़ा, ड्योडीगुंडा है। ऊंचाई 1680 मीटर है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कहा जा सकता है इसे अरायोकोंडा, जिंदागड़ा, ड्योडीगुंडा, सीताम्माकोंडा, अराम्माकोंडा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़ीसा में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की तरह निरंतर श्रेणी के रूप में नहीं पाया जाता, जबकि खंडित रूप में पाया जाता है, कटापटा रूप में पाया जाता है, जिसके अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट की तरह यह क्या निरंतर या नियमित न होकर के कटापटा विखंडित रूप से पाया जाता है। पूर्वी घाट को अनेक स्थानों पर या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे टिकरा हिल्स उड़ीसा, एरामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, नरामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, जावादी हिल्स
तमिलनाडु। शेषाचलम आंध्र प्रदेश लाल चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर लाल चंदन की लकड़ियाँ मिलती है, लाल चंदन पाया जाता है, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश। जावादी हिल्स तमिलनाडु, सेवराई हिल्स तमिलनाडु, पंचमलाई हिल्स तमिलनाडु, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में अनंतगिरी की पहाड़ियों में जिंदागढ़ा चोटी स्थित है, अराकू घाटी में। शेषाचलम में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। शिवराई पहाड़ी तमिलनाडु में लोहा अयस्क एवं मैंगनीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो साथियों शेषाचलम का अर्थ होता है शेष पर्वत। तो देखिए उत्तर से दक्षिण का क्रम इन पहाड़ियों का, तो गढ़जात मेघासानी महेंद्रगिरी उड़ीसा में, नल्लामलाई इरामलाई पालकोंडा शेषाचलम नागारी आंध्र प्रदेश में, मेलागिरी जावादी सेवराई पंचमलाई शिरुमलाई विरुसंद तमिलनाडु में। नेक्स्ट साथियों पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में अंतर। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में अंतर। पश्चिमी घाट ये ताप्ती घाटी से कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पश्चिमी घाट एक खंड पर्वतीय भ्रंश कगार है। पूर्वी घाट एक प्राचीन वलित पर्वत है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है 2695 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरामाकोंडा 1680 मीटर। यह सतत पर्वत श्रेणी है। यह असतत पर्वत श्रेणी है। यह नियमित श्रेणी है, यह अनियमित श्रेणी है। यह कटा फटा नहीं है जबकि यह कटा फटा है। उत्तर में ऊंचाई कम, दक्षिण में अधिक है इसकी ऊंचाई। उत्तर में ऊंचाई अधिक है, दक्षिण में कम है। नदियों का यहाँ पर उद्गम हो रहा है, यहाँ पर नदियों का प्रवाह हो रहा है, नदियाँ इधर प्रवाहित हो रही हैं। अधिक ऊंचाई तथा मानसून पवनों की दिशा में होने के कारण यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है। कम ऊंचाई पूर्वी दिशा के कारण यहाँ सीमित वर्षा ही प्राप्त होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सीमित वर्षा होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यह टेली सारणी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों पूरे इस टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पर सीमित जैव विविधता पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, तो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कौन कौन से पठार पाए जाते हैं? तो साथियों दक्कन का पठार है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैला हुआ है। दक्कन का पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने वाले बेसाल्टिक लावा के जमाव से हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में साथियों त्रिभुजाकार आकृति में भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। विस्तार इसका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। इस पठारी क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा से निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लोहा तथा एल्यूमिनियम के यौगिक टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। वर्षा के समय काली मिट्टी दलदली हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेगुड़, रेगर मिट्टी तथा ट्रॉपिकल पोडजोल व ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है काली मिट्टी को। दक्कन के पठार के 3 भाग है साथियों, दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार। इस पठार के पूर्व में दंडकारण्य एवं बस्तर का पठार, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना का पठार, दक्षिण में कर्नाटक का पठार स्थित है। तेलंगाना व कर्नाटक का पठार इसी पठार के भाग हैं जो नदियों द्वारा विच्छिन्न कर दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संपूर्ण पठार व तट सम्मिलित हैं। प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठारी भाग ही आता है। प्रायद्वीपीय भारत में साथियों संपूर्ण पठारी भाग को, तट को भी शामिल करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठारी भाग को ही शामिल किया जाता है। दक्कन का पठार विंध्याचल के दक्षिण का संपूर्ण भाग है। दक्कन ट्रेप बेसाल्टी लावे से निर्मित केवल महाराष्ट्र में पाए जाने वाला भाग है। तो इनके अंतर को आसानी से आप समझ सकते हो। प्रायद्वीपीय भारत में संपूर्ण
पठार व तट दोनों को शामिल किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठारी भाग को शामिल किया जाता है। दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में है। इसका विस्तार है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। काली मिट्टी का जमाव यहाँ पाया जाता है, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है या कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। उपजाऊपन इसमें अधिक होता है। सतमाला, बालाघाट, अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार इसी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी दक्कन। दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित दक्षिणी दक्कन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत है। इसे कर्नाटक में कर्नाटक का पठार कहा जाता है। कर्नाटक के पठार को मालनाड व मैदान नामक दो भागों में विभक्त किया जाता है। तेलंगाना का पठार साथियों तेलंगाना राज्य में जो लावा से निर्मित है। रायलसीमा का पठार मुख्यतः आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार व तेलंगाना का पठार, इन दोनों को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी है, दो भागों में बांट रही है। तेलंगाना का पठार उत्तर का है, दक्षिण की ओर रायलसीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। तेलंगाना का पठार साथियों, यह पठार मुख्यतः तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इस पठार का उत्तरी भाग वनाच्छादित है, जबकि दक्षिणी भाग उबड़ खाबड़ मैदान के रूप में पाया जाता है। रायलसीमा का पठार, यह पठार तेलंगाना के ठीक दक्षिण में आंशिक आंध्र प्रदेश व अधिकतम तमिलनाडु में स्थित है। यह नदियों द्वारा कई जगह पर कटा पठा है। कर्नाटक का पठार, यह पठार दो भागों में विभाजित है। इसके उत्तरी भाग में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से कावेरी नदी का प्रवाह है। मालनाड या मलनाड का पठार पश्चिमी घाट से सटा पठारी क्षेत्र है। इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है, जो लो आइस के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। देख पा रहे हो चित्र में, मैसूर का पठार, कर्नाटक का पठार, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी निकल रही है यहाँ से, पश्चिमी घाट, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है साथियों मध्य प्रदेश तथा यूपी में। क्या? मध्य प्रदेश तथा यूपी में इसका विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार है भारत की प्राचीनतम नीस चट्टानों से निर्मित है, जिसे बुंदेलखंड नीस भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व यूपी में, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है, ग्वालियर का पठार मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर का पठार व विंध्याचल श्रेणी के मध्य सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चंबल व यमुना की सहायक नदियां खड्डे गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ केन बेतवा लिंक का निर्माण किया गया है। यहाँ आयताकार अपवहन तंत्र विकसित होता है। मुख्य फसल सोयाबीन, दलहन, बाजरा, गेहूं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश लावा से निर्मित है। मालवा का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथियों, लावा से निर्मित है। ढाल इसका गंगा के मैदान की तरफ पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में चंबल व सहायक नदियों द्वारा गहरे गड्ढों का निर्माण किया गया है। चंबल व सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर गहरे गड्ढों का निर्माण किया गया है। यह करती है जिसे बीहड़ उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। बेडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़ उत्खात स्थलाकृति। चित्र में देख सकते हो साथियों मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इस पठार के उत्तर में सोनपार की पहाड़ियां तथा दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। इस पठार का निर्माण चूना पत्थर व बलुआ पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों से हुआ है। रीवा का पठार, सतना का पठार, उच्चावचीय भिन्नता यहाँ देखने को मिलती है। मध्य भारत का पठार, यह अधिकांशतः मध्य प्रदेश में स्थित है। कच्छ का पठार साथियों, कच्छ के पठार की यदि हम बात करें तो गुजरात में स्थित है। यह पठार लावा से निर्मित है, परंतु वर्तमान में नदियों के निक्षेप के कारण अपनी मूल प्रवृत्ति को खो चुका है। छोटा नागपुर का पठार, कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। विस्तार इसका झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल, दक्षिणी बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। खनिजों का भंडार गृह इसे कहा जाता है, या खनिजों का समृद्ध घर इसे कहा जाता है। कोयले की उपलब्धता
होने से इसे भारत का रूहर कहा जाता है। क्या भारत का रूहर कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ये भारत का रूहर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर कहा जाता है, कोयले की उपलब्धता होने के कारण। क्या? कोयले की उपलब्धता होने के कारण। दामोदर घाटी में बिटुमिनस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार दामोदर घाटी में पाया जाता है। धात्विक खनिज की यदि हम बात करें तो लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, सीसा, बॉक्साइट आदि धात्विक खनिज छोटा नागपुर पठार में मिलते हैं। अधात्विक खनिजों की बात करें तो यहाँ पर साथियों चूना पत्थर, डोलोमाइट, यूरेनियम तथा कोयला भी पाया जाता है। देख पा रहे हो मध्य पश्चिम में ऊंचा उठा भाग पाट प्रदेश कहलाता है। पाट प्रदेश 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाट प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। हजारीबाग का पठार नीचे है, रांची का पठार बीचों बीच है, दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाता है, जैविक मरुस्थल कहलाता है, प्रदूषण के कारण से बंगाल का शोक कहलाता है, बाढ़ के कारण से डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाई गई स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन कौन सी नदी पर आधारित है? तो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना 1948 में निर्मित है। पाट प्रदेश या पाट लैंड किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह पठार वर्तमान में अपर्दन के कारण संप्राय मैदानों के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस पर कई अवरोधी चट्टानें टेबल के समान दिखाई देती है, जिसे पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की हाईएस्ट पीक की बात करें तो पारसनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैन तीर्थ स्थल है, झारखंड में स्थित है। दामोदर व महानदी के बीच में रांची का पठार पड़ता है। यहाँ से महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा, दामोदर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार पर दामोदर नदी ब्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा इस पठार को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती हैं। नदी का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार तथा इस नदी के दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। नेक्स्ट साथियों इसमें दंडकारण्य का पठार। दंड मानी सजा, अरण्य मानी जंगल, सजा देने वाला जंगल। दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। खनिज संसाधनों से संपन्न प्रदेश दूसरा प्रमुख प्रदेश है साथियों। पहला था छोटा नागपुर का पठार। तरंगित लहरदार पठार है ये, उबड़ खाबड़ पठार है ये दंडकारण्य पठार। अपर्दित पठार है तथा अनुपजाऊ पठार है दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में विस्तृत है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जिसे कहा जाता है रेड कॉर्नर क्षेत्र। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को कहते हैं। तो ये जो दंडकारण्य पठारी क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित है, रेड कॉर्नर के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहा जाता है। क्या? बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में कहा जाता है दंडकारण्य को। इंद्रावती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। नदी अपर्दन के कारण अत्यधिक विच्छेदित हो गया है। टिन के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। बेला डीला व रावा घाट लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछे गए क्वेश्चन है। बेला डीला अबुझमार खनिज क्षेत्र यहाँ पर है, मध्य भूमि का ये हिस्सा है। नदी यहाँ की प्रमुख है महानदी। हाड़ौती का पठार राजस्थान में है साथियों। कोयम्बटूर का पठार तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर का पठार लावा निर्मित पठार का उदाहरण है। शिलोंग का पठार मेघालय मिकिर का पठार, इसकी ऊंची चोटी है नोकरेक या नोकरेक। मौसिनराम चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पहाड़ियों पर स्थित है। लौह अयस्क, यूरेनियम, कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। शिलोंग का पठार जो कि है मेघालय में, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। दक्षिणी प्रायद्वीप तथा बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में मूल भूगर्भिक अंतर। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग व बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में डिफरेंस। यह विश्व की प्राचीनतम व कठोर चट्टानों का बना हुआ है। इसका निर्माण नवीन व कोमल चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार
प्रायद्वीपीय भाग यह हमेशा स्थलीय भाग रहा है तथा कभी भी पूर्णतया समुद्र में नहीं डूबा है। इस भाग का जन्म ही समुद्र के तल पर हुआ है। इसके विभिन्न भाग समय समय पर समुद्र में डूब रहे हैं। इस भाग की अधिकांश पर्वत श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत है, जिसका विकास भूपटल के अपक्षय के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस भाग की पर्वत श्रेणियों का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होने वाले उत्थान के फलस्वरूप हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीप एक दृढ़ भूभाग है जिस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। बाह्य प्रायद्वीपीय भाग निर्बल व लचीला है, जिसमें विवर्तनिक बलों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। दक्षिणी प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां प्रौढ़ अवस्था अथवा वृद्ध अवस्था में हैं। इस भाग की नदियां अभी युवावस्था में हैं। प्रायद्वीप के तटीय मैदान भी पुराने तथा सक्रिय हैं। बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में सतलज गंगा का एक विस्तृत मैदान है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर्स। आगामी सभी एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार तथा आगामी सभी जो एग्ज़ाम्स है आरपीएससी व आरएसएसएमबी सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो दोस्तों, इसके द्वारा आपका थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो, ज्ञान अर्जन हुआ हो, ज्ञान बढ़ा हो, तो ईमानदारी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसका अवलोकन करते रहिए, जहां पर आपको डेली क्विज मिलते हैं हल करने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए, तथा सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम अपडेट है हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा आर पार एजुकेशन का इंस्टाग्राम चैनल बनकर हो गया है तैयार, जिसे आप फॉलो कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। भारत व राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है इंस्टाग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा है क्वालिटी स्टडी मटेरियल है, जीके ट्रिक्स है तथा जीके संबंधी जो मटेरियल है वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। और साथियों, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। यदि आप कमेंट करते हो तो हमारा क्या है, मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है, मोटिवेशन मिलता है और अधिक अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट है। साथियों, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो इंडिया ज्योग्राफी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है, ऑडियो लेक्चर्स। तो साथियों, ऑडियो लेक्चर सीरीज़ प्रारंभ हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जा करके ऑडियो सीरीज़ हमारी आप देख सकते हो। ऑडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ऑडियो नोट्स आपके कैसे लगते हैं हमारे, तो उनको प्रतिक्रिया देकर बताइए कि ऑडियो नोट्स आपको कैसे लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।